नमस्कार स्टूडेंट्स और मैं हूं आप सभी के सामने डी के चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। और राष्ट्रपति की शक्तियों में जैसे कार्यकारी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी कि लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां फाइनेंशियल पावर, राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर, राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, फिर इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर है, और साथ में जो है न्यायिक पावर यानी कि जुडिशली शक्तियां हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी होगा कि जो शुरू की 5 पावर होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर और जुडिशल पावर, ये अपने अपने जुरिडिक्शन में गवर्नर के पास भी होती हैं। लेकिन जो मिलिट्री पावर होती है और जो डिप्लोमेटिक पावर है, इमरजेंसी पावर है, ये गवर्नर के पास नहीं होती। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लेजिस्लेटिव पावर यानी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। साथ में हम कंपैरिजन करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियों के साथ। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैं टॉपिक को स्टार्ट कर देता हूं। गुड मॉर्निंग आप सभी को बेटा। तो हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर की। जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं विधायी शक्तियां, तो अगर हम विधायी शक्तियों की बात करें तो एक तरफ तो हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करते हैं। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे राज्यपाल यानी कि गवर्नर। देखिए, आर्टिकल्स का बस ओनली आर्टिकल्स का चेंज होता है, अन्यथा राष्ट्रपति और राज्यपाल की एक जैसी विधायी शक्तियां होती हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि जैसे अगर हम विधायी शक्तियों के विषय में देखें तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अंग माना जाता है, क्योंकि जब हम आर्टिकल 79 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि भाई संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो स्टेट में हम जब विधानमंडल की बात करते हैं, राज्य विधायिका की बात करते हैं, तो राज्यपाल भी जो है विधानमंडल का एक अंग होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति एक तरफ जो है वो कार्यपालिका का भी अंग है, राष्ट्रपति एक तरफ जो है विधायिका का भी अंग है। वो कार्यपालिका का अंग यानी कि एग्जीक्यूटिव का अंग क्यों होता है? क्योंकि आर्टिकल जब हम 53 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम होता है वो सब राष्ट्रपति के नाम से होता है, और समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वो एक अलग बात है कि जो रियल पावर है कार्यपालिका की वो प्रधानमंत्री के पास यानी कि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में पीएम के पास होती हैं। ऐसी गवर्नर का है। तो गवर्नर भी कार्यपालिका का अंग होता है स्टेट में, और साथ में राज्य विधानमंडल का अंग भी होता है। अब राज्य विधानमंडल का अंग राज्यपाल है और राष्ट्रपति संसद का अंग है, क्योंकि जब इनके पास कोई बिल भेजा जाता है तो जो बिल है वो तभी पास हो जाएगा जब ये पास करेंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की वो शक्तियां जो संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित हैं, तो ये क्रम से है जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियां माना जाता है। अब इन विधायी शक्तियों में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर हम यहां की बात करें तो नंबर 1 हम यहां देखेंगे कि संसद में मनोनीत सदस्य हैं, यानी कि नॉमिनेट मेंबर्स इन पार्लियामेंट
दूसरा और पॉइंट देखें, केंद्रीय संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो सेंटर में अब देखें तो सत्र है, सत्र हो गया, अभिभाषण हो गया, और यहां पर विशेष अभिभाषण हो गया, विशेष अभिभाषण। यानी कि यहां पर बात करें तो ये सेशन है, सेशन की बात करेंगे हम, एडस की बात करेंगे, और यहां पर हम स्पेशल एडस की बात करेंगे। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो यहां हम ऑर्डिनेंस की, अध्यादेश की बात करेंगे, अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर। फिर पांचवा अगर हम देखें तो वीटो पावर्स हैं, यानी कि वीटो शक्तियां। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो छठे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, इसमें अगर हम देखें विधेयकों पर राष्ट्रपति की विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जहां राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? यानी कि विधेयकों पर, यानी कि यहां पर हम समझ सकते हैं कि प्रियोर रिकमेंडेशन की बात की गई है, प्रियोर रिकमेंडेशन। उसके बाद अगर हम सातवां पॉइंट देखें तो यहां पर लोकसभा जो अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष और राज्यसभा सभापति व उपसभापति यानी कि रिक्ति, यानी कि वैकेंट। तो देखो इंग्लिश में लिख लेना कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा जो स्पीकर है, लोकसभा जो डिप्टी स्पीकर है, राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, अगर इनकी सीट वैकेंट हो जाती है तो फिर उसके स्थान पर कौन काम करेगा? ठीक है, तो ये यानी कि कुल मिलाकर अगर हम विधायी शक्तियों में देखें तो ये 7 पॉइंट आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट है संसद में मनोनीत सदस्य है, दूसरा केंद्रीय संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, फिर आपका सेशन है, एडस है, स्पेशल एडसिस है, फिर ऑर्डिनेंस पावर है, वीटो पावर है, फिर प्रियोर इंफॉर्मेशन या प्रियोर रिकमेंडेशन के बिना ऐसे बहुत से बिल हैं जो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर ही पार्लियामेंट में रखे जाते हैं। फिर अगर लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा की सभापति, उपसभापति की सीट अगर रिक्त हो जाती है तो कौन उनके स्थान पर काम करेगा? ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में ही आता है। मेरी आवाज बेटा आ रही है कि नहीं आ रही? अब उसी तरीके से यहां देखें हम राज्यपाल के विषय में, तो राज्यपाल के विषय में अगर हम देखें तो यहां पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, जैसे विधानमंडल में मनोनीत सदस्य, तो राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद में, क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद दोनों हो सकती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि नॉमिनेट मेंबर
इन स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? राज्य संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं? एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट वही, स्टेट में भी क्या होते हैं? सत्र होते हैं, स्टेट में भी अभिभाषण होगा, और स्टेट में भी क्या होगा? विशेष अभिभाषण होगा, विशेष अभिभाषण। तो इंग्लिश में हम यहां पर इसको क्या लिखेंगे भाई? सेशन लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, और ये स्पेशल एड्रेसेस हो गया स्टेट के लिए। चौथा पॉइंट वही, स्टेट में भी अध्यादेश शक्ति होती है। तो स्टेट की अध्यादेश, राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियां, यानी कि उसकी ऑर्डिनेंस पावर, उसकी ऑर्डिनेंस पावर। ऐसी गवर्नर के पास राष्ट्रपति की तरह अपने जुरिडिक्शन में वीटो पावर होती है। तो हमने लिखा यहां पर वीटो पावर्स, यानी कि वीटो शक्तियां, वीटो शक्ति, यानी कि एक साथ हम कंपैरिजन कर लेंगे। और छठा पॉइंट क्या है? वही विधेयकों पर राज्यपाल की, इनकी सदन में रखने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति, यानी कि प्रियोर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। जैसे आपने मनी बिल पे देखा होगा कि स्टेट का मनी बिल है तो राज्यपाल की रिकमेंडेशन जरूरी है, तभी उसको हाउसेस में रखा जाएगा। और ऐसी अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर का जो धन विधेयक है तो वहां पर भी क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी, इस तरीके से। और सातवां पॉइंट, तो यहां पर देख सकते हैं कि विधानसभा जो अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल सभापति व उपसभापति, सभापति उपसभापति की सीट का रिक्त होना, सीट का रिक्त होना, यानी कि वैकेंट होना। तो जैसे हमने यहां लिखा है उसी तरीके से है, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखिए। तो एक तरीके से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हमने आप लोगों को बता दिया। अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं संसद में मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट आता है, जैसे पार्लियामेंट में अगर हमने लिखा संसद में मनोनीत सदस्य, हेडिंग डाली हमने। आज ये पूरा टॉपिक हो जाएगा आपका संसद में मनोनीत सदस्य, यानी कि कहने का मतलब है कि नॉमिनेट मेंबर इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट। देखिए, एक तरफ तो हमने लिखा लोकसभा और एक तरफ हमने लिखा राज्यसभा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, ये आपको जो विधायी शक्तियां हैं ना राष्ट्रपति और राज्यपाल की, कंपैरिजन के साथ इसलिए करवाता हूं ताकि आपको डबल बार ना पढ़ना पड़े और अच्छे से समझ में आ जाए।
जब भी आप राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ो तो गवर्नर के साथ उसका कंपैरिजन करिए, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। अब देखिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आज की क्लास वाकई बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो शुरू से लेकर एंड तक क्लास को पूरे तरीके से देखिए, ठीक है। ये क्लास हो सकता है 1.5 घंटे की हो सकता है 2 घंटे की हो सकता है 2.5 घंटे की, लेकिन आज ये मैंने जो टॉपिक आपको यहाँ पर विधायी शक्तियों के रूप में बताए हैं राष्ट्रपति राज्यपाल की, इस टॉपिक को पूरा हम फिनिश करेंगे, ओके। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपने देखा होगा कि वीटो पावर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस पावर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वार्षिक रिपोर्ट है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो ये टॉपिक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मनोनीत सदस्य की बात करें तो आप जानते हो कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति दो है 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि पहले ऐसा था, पहले आप अच्छी तरह जानती हो कि जैसे अगर हम एंग्लो इंडियन के आर्टिकल्स अगर हम देखें तो जैसे आर्टिकल 330 है, तो एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट कहाँ था? एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट था आर्टिकल 331 में। भाई आर्टिकल 330 में क्या था कि लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन होगा, और फिर उसके बाद आर्टिकल 331 में ये था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा कि 104वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें SC ST का रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में यही तो लिखा है कि भाई लोकसभा में या फिर विधानसभा में जो रिजर्वेशन होता है वो हर 10 साल पर पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ेगा। तो अब 2020 से 2030 हो गया और साथ में एंग्लो इंडियन का भी रिजर्वेशन बढ़ता था। लेकिन हुआ क्या कि 104वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 334 में एक परिवर्तन कर दिया कि SC ST का रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया 2030 तक, लेकिन एंग्लो इंडियन जो आंग्ल भारतीय होते हैं वो उसमें नहीं लिखा। इसका मतलब एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन तो अपने आप ही रुक गया। तो यानी कि पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का आंग्ल भारतीय का जो है आंग्ल भारतीय को नॉमिनेट कर सकता था अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि ये पहले कोई बाध्यकारी नहीं था, लेकिन बात ये था कि भाई इनका रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ओके। अब ऐसा नहीं है, ओके। तो अब ये तो आपने साथ के साथ बेटा लिखते जाओ। तो इसका मतलब अब क्या है कि एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो एंग्लो इंडियन है, ये एंग्लो इंडियन जिसको हम आंग्ल भारतीय कहते हैं, ये होते कौन हैं? आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि चलो अब तो रिजर्वेशन इनका नहीं है, लेकिन ये आंग्ल भारतीय कौन है? देखिए अगर मैं इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एंग्लो इंडियन की जो डेफिनेशन है वो कहां पर है? वो आर्टिकल 366 के सेकंड पॉइंट में दी हुई है। अब उस डेफिनेशन में एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन में क्या बोला हुआ है कि एक तो वो मेल डोमिनेंट होना चाहिए, मेल यानी कि वो यूरोपियन, एक तो डोमिनेंट होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो 2 चीजें हैं। अब पहली बात तो हमने 3 बातें देखी, 3 बातें कि वो यूरोपियन डोमिनेंट होना चाहिए और वो मेल होना चाहिए और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये 3 बातें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई यूरोपियन देश है, जैसे हमने देखा कि फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, और बहुत से यूरोपियन देशों का भारत उपनिवेश रहा है, पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा भारत, यानी कि काफ़ी क्षेत्रों पे उनका अधिकार रहा, फ्रांसीसियों का रहा, अंग्रेजों का रहा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर यूरोपियन डोमिनेंट की बात की जा रही है। तो पहली बात तो वो यूरोप का होना चाहिए और वो मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं मेल, और वो भारत की नागरिकता उसने ले ली हो, तो
उसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो एक एंग्लो इंडियन होगा और इसके बच्चे जो हैं एक तरीके से वो एंग्लो इंडियन माने जाएंगे। अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या सोनिया गांधी एंग्लो इंडियन है? नहीं। क्या राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है? नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ। सोनिया गांधी मेल डोमिनेंट नहीं है, सोनिया गांधी फीमेल डोमिनेंट है। ठीक है। हाँ, राजीव गांधी अगर सपोज करो कि अगर वो इटली में जन्मे होते और वो यहाँ किसी महिला के साथ शादी कर लेते तो देन एक तरीके से यहाँ पर एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट जब बन जाता, क्योंकि फीमेल तो भारत की है, मेल यूरोपियन होना चाहिए, तो क्योंकि तभी तो इसमें बोला गया मेल यूरोपियन डोमिनेंट हो और साथ में भारत की नागरिकता ले चुका हो। तो हमारा संविधान जब बना था तो क्योंकि भारत अपने आप में एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेटिक देश की खास बात ये होती है कि वहां पर हर वर्ग के प्रतिनिधि को स्थान दिया जाता है। अब देखिए, सुनिए, देखिए आज बेटा आपके किसी क्वेश्चन का मैं जवाब सबसे लास्ट में दूंगा, लेकिन फिलहाल हम पहले कंटेंट को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो लास्ट में आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। आंगल जो एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट है बच्चे बहुत समझ नहीं पाते हैं, नेट पर अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन आप जब आर्टिकल 366 के सेकंड पॉइंट में जाओगे, संविधान को ओपन करोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अब बात ये आपके दिमाग में आती है कि भाई एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेटिक देश में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो देन इसलिए एंग्लो इंडियन, क्योंकि हमारे देश में उस टाइम लगभग काफ़ी एंग्लो इंडियन थे, 20-25 लाख के आसपास थे जब भारत का संविधान बना था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो एंग्लो इंडियन थे भाई, जो जहाँ के थे वहाँ काफ़ी लोग चले गए, फिर बहुत से हमारे कल्चर में ही समाहित हो गए, तो अब इनकी संख्या बहुत कम थी, 2-2.5 लाख के आसपास थी। इसलिए SC ST का रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया। इसलिए अब एंग्लो इंडियन लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट नहीं होते हैं। सिंपल सी बात। ओके। तो यहां पर कहने का मतलब है कि एंग्लो इंडियन क्या होता है वो मैंने बता दिया, और पहले आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था, किसमें? लोकसभा में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एंग्लो इंडियन, और पहले भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करना कोई बाध्यकारी नहीं था। ये तो तब था कि भाई अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव 2 एंग्लो इंडियन नहीं है, तो उनको उनके रिप्रेजेंटेशन को वो निश्चित कर सकता था। तो यानी कि पहले भी क्या था, तो आप ये लिख सकते हो ये बाध्यकारी नहीं था, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं था, यानी कि बाउंडेड नहीं था। ओके। ये तब था कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब। उधर अगर हम बात करें, जब हम आर्टिकल, क्योंकि 80 में तो लोकसभा हो गया, 81 में 80 में हो गया, 81 में लोकसभा, तो आर्टिकल 80 में देखें तो उसमें लिखा है कि 12 मेंबर नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा में, यानी कि इन राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है आर्टिकल 80 के अनुसार। लेकिन बात ये आती है कि इनका क्या क्या फील्ड होगा, ये कौन कौन से क्षेत्र से होंगे? भाई इनका क्षेत्र आर्ट यानी कि कला का क्षेत्र हो सकता है, इनका लिटरेचर यानी कि इनका साहित्य का क्षेत्र हो सकता है, ठीक है, और इनका साइंस का क्षेत्र हो सकता है, साइंस यानी कि विज्ञान, और एक समाज सेवा का क्षेत्र हो सकता है, समाज सेवा, सोशल वर्क। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 4 फील्ड हैं, इन फील्ड का कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, यानी कि प्रोमिनेंट कला के क्षेत्र का हो, साहित्य के क्षेत्र का हो, विज्ञान का हो, सोशल वर्क का हो, इन क्षेत्र का कोई भी प्रोमिनेंट अगर पर्सनैलिटी है तो राष्ट्रपति उनको जो है राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है।
जैसे आपने देखा होगा कि सचिन जो थे वो खेल के नाम से नहीं, सचिन एक्चुअली में समाज सेवा, उनकी बहुत सी एनजीओ काम करती हैं, इसलिए वो राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर बनाए गए थे। फिल्म एक्टर्स रेखा भी बनी है, ऐसे बहुत से लोग बनाए गए हैं। ठीक है, इनका दायरा वाकई बहुत बड़ा दायरा होता है। तो आर्टिकल 80 के अनुसार आज भी राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, तो ये तो हमने संसद में मनोनीत सदस्य का कंसेप्ट आपने देखा और समझ लिया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पहली बात तो लिख लो बेटा, इसको पहली बात तो लिख लीजिए आप। ओके, लिखिए। देखिए, आज क्लास आपकी लंबी क्लास हो सकती है। आज हम हर हालत में इस टॉपिक को पूरा फिनिश करेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल का कंपैरिजन खत्म। तो ये आपने लिख लिया होगा। फिर है विधानमंडल में मनोनीत सदस्य। विधानमंडल में अगर आप देखोगे तो अगर हम मनोनीत सदस्य की बात करें, यानी कि हमने बात की नॉमिनेट मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो यहां पर देखोगे कि एक तरफ तो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा और एक तरफ हमने लिखा लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा। इसको हम विधानसभा कहते हैं। और इसमें क्या था कि वन एंग्लो इंडियन नॉमिनेट बाय गवर्नर, यानी कि गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता था। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं था, जैसे मैंने उसमें बताया, बाध्यकारी नहीं था। अगर गवर्नर को ये लगता है कि एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाना चाहिए तो वो कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि आर्टिकल जो 333 है वो इस बात को कहता था, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं है क्योंकि एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पहले राज्यपाल जो है, जिस राज्य का वो राज्यपाल है, अगर राज्यपाल को ही लगता है कि यहाँ पर एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, तो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन राज्यपाल के द्वारा हो सकता था, लेकिन बाध्यकारी नहीं था। अब तो वैसे भी खत्म हो गया। लेकिन बट अब यहाँ पर आते हैं हम, तो आर्टिकल अगर हम देखें यहाँ पर तो 171 की बात आती है। इसमें यह है कि 1/6 मेंबर नॉमिनेट बाय क्या है, गवर्नर है। तो विधान परिषद में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/6 मेंबर। तो ये किसका है 1/6? विधान परिषद का। अब ये कौन सी फील्ड से चुने जा सकते थे, चुने जाते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि हमने आर्ट लिखा, हमने सोशल सर्विस लिखा, तो चारों नाम तो वही हैं। समाज सेवा हो गया, साइंस हो गया और आपका लिटरेचर हो गया। लेकिन एक हमने इसमें कॉपरेशन और जोड़ दिया, कोऑपरेटिव और जोड़ दिया, कॉपरेशन नहीं कोऑपरेटिव। तो हमने इसमें कोऑपरेटिव भी जोड़ दिया। यानी कि इन 5 फील्ड के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं उनको एक तरीके से 1/6 मेंबर के रूप में नॉमिनेट कौन, गवर्नर कर सकता है विधान परिषद में, राइट। आर्ट का मतलब कला हो गया, सोशल सर्विस समाज सेवा हो गया, साइंस विज्ञान हो गया, लिटरेचर यानी कि साहित्य हो गया, कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता हो गया। कोऑपरेटिव का मतलब हो गया सहकारिता, सहकारिता, ठीक है, राइट। देखो एक बात और मैं बता दूं कि ये क्लास इसलिए बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे संबंधित आज मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा।
लगभग 12 से 15 क्वेश्चन होंगे। जो आज जो भी टॉपिक आपका पूरा ये विधायी शक्तियां पूरा हो जाएगा और आज लाइव आपसे उसके आंसर भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप जो है इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए। राइट, चलिए यहां पर तो आपने देख लिया। उसके बाद अगर हम देखें फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखें हम क्या है, एनुअल रिपोर्ट। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए तो यहां पर अब बात ये आ जाती है, राष्ट्रपति की पावर आ जाती है। किसकी पावर आ जाएगी? राष्ट्रपति की। तो वार्षिक रिपोर्ट अगर हम देखें तो यहां पर हम एक तरीके से दो तरह की संस्थाएं देखते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा सीएजी, हमने यहां पर लिखा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, हमने लिखा यूपीएससी, इसके बाद लिखा एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट कमीशन, एसटी आयोग, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ओबीसी राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, हमने लिखा यहां पर भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन, अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। उसके बाद कैग हो गया, वित्त आयोग हो गया, यूपीएससी, एससी एसटी ओबीसी कमीशन, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, अंतर्राज्य परिषद। तो कोई और भी संवैधानिक संस्था है इस टाइप की जो हम लिख सकते हैं यहाँ पर? तो मेनली तो यही है। ठीक है, कोई याद आ जाएगी तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा होगा कि ये खासकर ये सारी संस्थाएं जो, जैसे आपका नियंत्रक व अरे यार, जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, जैसे सीएजी हो गया जिसको हम कहते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये आर्टिकल 148 में है आपका। जैसे कि वित्त आयोग हो गया, जैसे कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ओबीसी कमीशन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन, अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और साथ में हम एक और लिख देंगे, एक सीबीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको कहते हैं। हालांकि ये संवैधानिक संस्था नहीं है, एक वैधानिक संस्था है, लेकिन ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? ये सब एनुअल रिपोर्ट सबमिट टू, ये प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट इनको इंट्रोड्यूस कहां कराता है? इन बोथ हाउसेस, यानी कि दोनों सदनों में इनको इंट्रोड्यूस कराता है। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ रखवाएगा? संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राइट। ऐसी कुछ भी पूछ सकता है।
लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जैसे मैंने लिखा आपको एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, मैंने लिखा सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग, मैंने लिखा आपके सामने जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि मैंने लिखा नीति आयोग, मैंने लिखा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, मैंने लिखा विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन, मैंने लिखा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मैंने लिखा राष्ट्रीय एकता परिषद, यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल। तो ये मैंने कुछ संस्थाएं ली, जैसे आपने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, एनडब्ल्यूसी नेशनल वुमेन कमीशन राष्ट्रीय महिला आयोग है, सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, नीति आयोग है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है यानी कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, विधि आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल है। एक और लिख लो, जैसे बाल संरक्षण आयोग है, बाल संरक्षण आयोग यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कमीशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन। तो कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनुअल रिपोर्ट सबमिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको कहाँ रखवाया जाता है, इंट्रोड्यूस इन हाउसेस। इन हाउसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैंने एक साथ लिख दिया आपको कि ये संस्थाएं वो हैं जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती हैं और राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। ये वो संस्थाएं हो गई जो वार्षिक रिपोर्ट किसको दी जाती है, केंद्र सरकार को दी जाती है और केंद्र सरकार इनको सदनों में रखवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा, तो बड़ा मैंने अच्छे ढंग से मेंशन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा। ठीक है, तो यहां पर एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की, अब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, यहां हम गवर्नर की बात कर रहे हैं एक तरीके से कि गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर होती है। देखिए, उसी तरीके से हमने यहां पर जैसे देखा कि एक तरफ तो हमने लिखा हमने यहां पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग है, स्टेट आपका फाइनेंस कमीशन है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग हो गया। ठीक है,
तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, राइट। इसके अलावा जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं, संबंधित हालांकि राज्यपाल को दी जाती है। तो यहाँ पर हम दो ही ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, या फिर और कोई रिपोर्ट देखें। तो चलो अब यहीं छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको दे रहे हैं भाई, एनुअल रिपोर्ट सबमिट टू गवर्नर है। और गवर्नर किसको इंट्रोड्यूस कराएगा, किसको इंट्रोड्यूस इन हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य विधानमंडल है उनके सदनों में ये रखवाएगा, कौन, गवर्नर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसे आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग हो गया, आपका स्टेट वुमेन कमीशन भी है, राज्य महिला आयोग हो गया, स्टेट राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी होते हैं, वो हो गया। तो इस तरह की जो ये संस्थाएं हैं अगर आप देखोगे तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं, एनुअल रिपोर्ट सबमिट टू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ रखवाता है, हाउसेस में रखवाता है, यानी कि इंट्रोड्यूस इन हाउसेस। ओके, इसको स्टेट माइनॉरिटी कमीशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है। ओके, चलो लिखिए जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने? तो SHRC का मतलब होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग। SIC का मतलब है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। SWC का मतलब है स्टेट वुमेन कमीशन, राज्य महिला आयोग। फिर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन हो गया। यहाँ पर SPSC का मतलब है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। ओके, राइट। पीछे करना है तो ये लिख लिया आप लोगों ने, तो पीछे का देख लो, पीछे का देख लो, थोड़ा जल्दी चलो बेटा। हो गया? अब उसके बाद देखो ये, अब अगला पॉइंट है हमारा, जैसे हम बात कर रहे थे सेशन की। सेशन मतलब सत्र। फिर आपका एडस है और फिर है आपका स्पेशल एडस। यानी कि एडस और स्पेशल एडस, इसको हम कहते हैं सत्र
इसको कहते हैं अभिभाषण और इसको कहते हैं विशेष अभिभाषण। अब देखो ये राष्ट्रपति के रिगार्डिंग अगर हम देखें, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, यानी कि सेंटर से संबंधित, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेशन की। देखिए जब हम आर्टिकल 85 की बात करते हैं तो आर्टिकल 85 में तीन बातें आती हैं। एक तो आता है सेशन, एक आता है प्रोरोगेशन और एक आता है डिजॉल्व या डिजोल्यूशन, विक्टन। ठीक है, तो यानी कि 85 में 17 आता है, 17 अवसान आता है और एक आता है विक्टन। ये तीन चीजें हैं। अब यहां पर बात ये आती है कि जैसे कोई भी सेशन आता है तो पहली बात तो आर्टिकल 85 में ये तो लिखा नहीं है कि कितने टाइप के सेशन होंगे, लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि 3 टाइप के सेशन आते हैं। सत्र, जैसे आपने देखा होगा कि सदनों के जो सत्र हैं उनको आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्र को लाना और सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि सत्र की बात जो की जा रही है तो सत्र का मतलब क्या है। तो ये तो समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सेशन है, तो सेशन को लाना और समाप्त करना ये किसके द्वारा होता है? यानी कि सेशन को अगर हम देखें तो ब्रिंग्स अप एंड एंड करना, ये किसके पास अधिकार है? बाय प्रेसिडेंट के पास। तो चाहे वो एक सदन के सत्र हो या दोनों सदनों के हों। लेकिन यहां पर सेशन को 85 के अनुसार ये भी समझना होगा कि ये जो सेशन है, जैसे अगर हम इनकी बात करते हैं तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन को टाइम टू टाइम, ऐसे लिखें, किसी भी प्लेस यानी कि स्थान पर और किसी भी समय पर राष्ट्रपति जो है इसको क्या क्या कर सकता है? ही थिंक्स फिट, जो भी उचित समझे वो ला सकता है। ही थिंक्स फिट। राष्ट्रपति जो उचित समझे। देखो यहां पर एक्चुअली में मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि सत्र को कौन लेके आता है? राष्ट्रपति। समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति। क्योंकि आर्टिकल 85 इसको ये पावर देता है। और संसद के किसी भी सदन को वो टाइम टू टाइम, यानी कि जिस स्थान पर चाहे उस स्थान पर उसको आहूत कर सकता है, ला सकता है, और जिस समय चाहे उस समय ला सकता है। हालांकि ये कोई राष्ट्रपति की विवेक की पावर नहीं होती, सरकार जैसे सलाह देती है उस हिसाब से सेशन को जो है लाया जाता है और सेशन को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति
जो भी उचित समझे उस स्थान पर या उस समय पर सेशन को ब्रिंग्स अप कर सकता है और सेशन को एंड अप कर सकता है। ठीक है, ये बेशक राष्ट्रपति की हालांकि स्व विवेकाधीन शक्ति नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये सरकार की सलाह पर ऐसा करता है। अब बात यहां पर आती है कि चलो हम जब सेशन की बात कर रहे थे तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम सेशन को देखते हैं, सेशन यानी कि जो सत्र हैं वो लगभग आपने देखा होगा कि 3 टाइप के सत्र हैं। एक होता है समर सेशन, एक होता है आपका मानसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन। जनरली आपने देखा होगा कि 3 तरह के सेशन होते हैं। ये मानसून सेशन जो होता है वो लगभग फरवरी में या मार्च में लाया जाता है और लगभग 2 महीने तक चलता है। ठीक है, मानसून सेशन आपका कब आएगा? शायद अगस्त के महीने में आता है। कब आएगा? अगस्त के महीने में। ये हम कह सकते हैं कि जुलाई या अगस्त के महीने में आता है और लगभग ये 25 से 30 दिन चलता है। और विंटर सेशन देखें तो ये नवंबर में या लगभग दिसंबर में आता है और इसका टाइमिंग कितना होता है? लगभग 20 दिन, 20 से 25 दिन। तो जनरली देखा जाए तो 3 तरह के सेशन हैं, 1, 2, 3। हालांकि ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन जनरली 3 टाइप के सेशन होते हैं। सबसे बड़ा सेशन समर सेशन होता है, बजट इसी सेशन में रखा जाता है और साल का पहला सेशन भी यही है। विंटर सेशन साल का सबसे छोटा सेशन है और आखिरी सेशन भी यही है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि सेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। हालांकि इनको हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। कई बार संविधान के अनुसार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मैंने कहा कि सेशन को किसी भी स्थान पर या सेशन को किसी भी समय लाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो उचित समझे, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सेशन के कितने टाइप होंगे ऐसा हमारे संविधान में नहीं लिखा। एक बार यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 2020 या 2021 की बात थी। ओके, अब चलो हमें ये तो समझ में आ गया कि सेशन को लाना और समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, 85। तो ये तो हमने समझ लिया। अब हम प्रोरोगेशन को समझते हैं कि इस प्रोरोगेशन का मतलब क्या है। देखिए, ये जो प्रोरोगेशन है, ये प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन। इसका क्या मतलब होता है भाई? ये भी आपका आर्टिकल 85 में दिया है और इसका मतलब क्या है? ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन, 2 सेशन के बीच की जो अवधि है, 2 सत्र के बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन कहते हैं। और ये बीच की अवधि नॉट मोर देन 6 मंथ। जो बीच की अवधि है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो 2 सत्रों के बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन कहते हैं, सत्र अवसान कहते हैं। तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? सत्र अवसान। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 सत्रों के बीच की अवधि जो कि नॉट मोर देन 6 मंथ होगी, जो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। नॉट मोर देन 6 मंथ। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन एक चीज और आती है, एक होता है, आपने देखा होगा एडजन करना, या फिर नोट करके लिखवा दूंगा, नोट करके देखो। एक होता है एडजन ऑफ हाउसेस, सदनों को स्थगित करना।
सदनों को स्थगित करने का मतलब ये है कि ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि सदन को, सत्र को लेके कौन आता है, उसका उसको ब्रिंग्स अप कौन कौन करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति करता है, सत्र को समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति। दो सत्रों के बीच की अवधि का भी अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति की। लेकिन एडजन की पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होती। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे लोकसभा हाउस है, तो उसमें हेड ऑफ हाउस कहता है कि भाई 2 घंटे के लिए हाउस को एडजन किया जाता है, या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अनिश्चित टाइम के लिए। तो ये जो एडजन पावर होती है, जब सदन को अनिश्चित टाइम के लिए, सत्र को समाप्त करने की पावर हेड ऑफ हाउस के पास नहीं होती, लेकिन हाउसेस को एडजन करने की पावर होती है। 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कार्रवाई रोक दी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि एडजन ऑफ हाउसेस, ये जो पावर है, यानी कि जो पावर ऑफ जो एडजन ऑफ हाउसेस है, ये किसके पास होती है, ये हेड ऑफ हाउस के पास होती है। हेड ऑफ हाउसेस के पास, जो सदनों के अध्यक्ष के पास। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, तो नोट करके लिख लेना, ठीक है। फिर एक डिसॉल्यूशन है। अब डिसॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, जिसको हम विघटन कहते हैं एक तरीके से, और ये किस में है, आर्टिकल 85 में दिया है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि लोकसभा, हालांकि डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट है, डिसॉल्व बाय राष्ट्रपति के द्वारा इसको विघटित किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं कि एडवाइस ऑफ पीएम। लेकिन बट यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि पीएम ने सलाह दी कि लोकसभा को डिसॉल्व या विघटित कर दो, वो इसलिए पीएम चाहता है कि भाई क्योंकि उसका बहुमत नहीं है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर वो लोकसभा को डिसॉल्व करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो अमूमन पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व करता है, और जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो फिर नए चुनाव होते हैं, फिर नए मेंबर आते हैं, नई लोकसभा बनती है, नई सरकार बनती है, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है वो किस आर्टिकल में, 85 में। तो मैंने यहाँ 4 चीजें समझाने का प्रयास किया कि आर्टिकल 85 में 3 बातें बोली हैं, सेशन की, प्रोरोगेशन की और डिसॉल्यूशन की। ये पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन एडजन की जो पावर होती है, स्थगन की जो पावर होती है, वो राष्ट्रपति के पास नहीं होती, वो हेड ऑफ हाउस के पास होती है, ठीक है। तो ये क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो राज्यपाल के पास भी इसी टाइप की पावर होती है। अगर मैं राज्यपाल के साथ कंपैरिजन करूं तो आप ऐसे समझो, होता क्या है कि यहां पर मैं एक पॉइंट बताता हूं। अब इन तीनों चीजों को समझने के लिए अगर हम गवर्नर के साथ कंपैरिजन करें, तो अगर मैं लिखूं कंपैरिजन ऑफ गवर्नर, कंपैरिजन ऑफ गवर्नर मैं वैसे ही समझा देता हूं आपको, क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, समझ में आपको आ जाएगा। देखो, अगर हम कंपैरिजन करें कंपैरिजन ऑफ गवर्नर, तो आप देखोगे कि हम क्या काम करेंगे कि आर्टिकल 85 जो है ना, उसमें हम 89 जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 174। तो इस 174 में क्या लिखा है, इसमें राज्य का सेशन लिखा है, इसी में ही क्या है, प्रोरोगेशन है, और इसी में क्या है, आपका डिसॉल्यूशन है, डिसॉल्यूशन या विघटन है। तो कहने का मतलब कंपैरिजन ऑफ गवर्नर करें तो ये मैंने 89 क्यों लगाया, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 89 क्यों लगा दिया। देखिए, वैसे तो कोई रूल नहीं है कि भाई ये कोई कानून, ये कोई रूल है, लेकिन बट अधिकतर हम ये देखते हैं कि जब हमें संसद के आर्टिकल याद हैं सेंटर, तो उसमें 89 जोड़ दो। मोस्टली लगभग 70% आर्टिकल ऐसे हैं जो स्टेट के बन जाते हैं।
तो आपको स्टेट का आर्टिकल अलग से याद करने की जरूरत नहीं। तो इसको हम 89 रूल कह देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देखूं, जैसे मंत्री पीएम जो आता है वो 75 में आता है, उसमें 89 जोड़ दो, 164 आ गया, तो वन की वो सीएम का आर्टिकल बन गया। जैसे अटॉर्नी जनरल आपने देखा होगा 76 में आता महान्यायवादी, उसमें 89 जोड़ दो तो 165 आ गया, तो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता आ गया स्टेट का। तो मेरा बताने का मतलब है कि लगभग 70% आर्टिकल्स पे 89 का रूल काम करता है। जैसे यहाँ 85, 86, 87 पे काम करेगा, तो 85 में 89 जोड़ा तो 174 आ गया। तो जैसे हमारा 85 में सत्र है, सत्रावसान है, डिजोल्यूशन है, ऐसी आपका स्टेट में भी हो गया। अब जो जो पावर मैंने आपको राष्ट्रपति की बताई थी वही पावर यहाँ राष्ट्रपति की बन गई। तो जैसे आपने देखा होगा कि स्टेट में सत्र को लाना, सत्र को समाप्त करना, ठीक है, टाइम टू टाइम वो जो है प्लेसेस पर या टाइम पर वो जो है जो उचित समझे उस हिसाब से वो सेशन को ला सकता है। हालांकि सब ये सरकार की सलाह पर होता है। प्रोरोगेशन ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशन है। फिर डिजोल्यूशन, तो वहाँ विधानसभा की बात आएगी, क्योंकि डिजोल्यूशन किसका होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, विधानसभा का। तो सीएम की सलाह पर वो डिजोल्यूशन यानी कि विघटन विधानसभा का कर सकता है, और विधानसभा का विघटन होगा तो नए चुनाव होंगे। बिल्कुल डिक्टो जैसे सेंटर में था ऐसे स्टेट में, बस आर्टिकल चेंज हो गया, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ गया। ओके, हाँ, एडजन की पावर राज्यपाल के पास नहीं होती है, स्थगन की पावर वो हेड ऑफ हाउस के पास होगी। विधानसभा में अगर किसी सत्र का स्थगन किया जाएगा तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, विधान परिषद में किया जाएगा तो विधान परिषद का जो सभापति है वो करेगा। एडजन मतलब स्थगित करना। ओके, तो ये समझ में आ गया, कंपैरिजन ऑफ गवर्नर हमने किया। अब उसके बाद बात आती है एडस की। देखो ये लिख लिया होगा आपने, लिख लिया कि नहीं, लिखो जल्दी से लिखो बेटा। देखो अब बात करते हैं हम एडस की। एडस मतलब अभिभाषण। ये जो अभिभाषण है अगर हम देखें तो आर्टिकल 86 में है, और आर्टिकल 86 में क्या लिखा है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू हाउस एंड, यानी कि इसमें लिखो टू एडस एंड send messages to houses। सदनों को संदेश भेजना और सदनों को संबोधित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखो बात यहां पर यह आती है, मेरी आवाज तो आ रही होगी ना आप लोगों को। तो मैंने लिखा कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस। हालांकि ये एक्चुअली में राष्ट्रपति की क्या है, एक डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति की एक तरीके से विवेकाधीन शक्ति भी है। यानी कि यहां पर सरकार से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति की क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर भी है। और प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति जो है, इसमें आपने देखा होगा कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों सदनों को, बोथ हाउसेस को असेंबल्ड यानी कि टूगेदर कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम देखें आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट
ऑफ पार्लियामेंट या both houses assemble together, यानी कि एक सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकेगा, यानी कि सदनों को संदेश भेज सकता है या संसद के किसी एक सदन को या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है किसी भी मुद्दे पे, या सदनों को संदेश भेज सकता है। ये उसकी एक डिस्क्रिशनरी पावर होगी। अब कंपैरिजन अगर हम करें गवर्नर के साथ, अगर कंपैरिजन करें तो वही 86 आर्टिकल है, और 86 में अगर हमने 89 जोड़ दिया तो ये बैठ गया 175। तो ये यहां पर जो एड्रेस की पावर है बिल्कुल सेम किसकी है, बाय गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा संबोधन, तो राज्य में, यानी कि कहने का मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सदनों को संदेश भेजना और सदनों को संबोधित करने की राज्यपाल की शक्ति। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पावर ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस। वो बिल्कुल या तो दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करे या एक सदन को वो संबोधित कर सकता है या सदनों को संदेश भेज सकता है। तो बिल्कुल वही पावर है 175 में। ठीक है, तो लिख लीजिए आप ये। तो यहाँ ध्यान रखना कि वो दोनों सदनों को एक साथ भी संबोधित कर सकता है या फिर जो है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कर सकता है, या किसी एक सदन को भी संबोधित कर सकता है, या सदन को या सदनों को या सदन को जो है संदेश भी भेज सकता है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये साथ के साथ लिख लिया करो बेटा। अब हम आगे चलते हैं स्पेशल एडेसिस पे। अब देखो स्पेशल एडेसिस की अगर हम बात करें, स्पेशल एडस यानी कि विशेष संबोधन, विशेष अभिभाषण। ये किस में है, आर्टिकल 87 में है। ओके, ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति की पावर है। तो स्पेशल एडेसिस में क्या होगा कि अगर हम देखें तो दो चीजें होती हैं स्पेशल एडेसिस में। एक तो स्पेशल एडिशंस में ये आता है कि भाई कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन यानी कि आफ्टर ईच चुनावों के बाद, जनरल इलेक्शन, चुनावों के बाद यानी कि प्रत्येक चुनावों के बाद जो भी पहला सत्र होगा, फर्स्ट सेशन होगा, उसके आरंभ में। ठीक है, और दूसरा अगर लिखेंगे कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो प्रत्येक वर्ष का
ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष का जो भी पहला सेशन होगा उसके आरंभ में। तो यहां पर बात आती है कि दोनों को अगर लेकर देखें तो राष्ट्रपति स्पेशल एडिसिस करेगा, यानी कि बोथ हाउसेस, यानी कि कहने का मतलब है समझ में आ गया। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर मैंने ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं लिखा, यानी कि मैंने यहां पर लिखा है कि टूगेदर, यानी कि असेंबल टूगेदर, दोनों सदनों को एक साथ, किसी एक सदन को नहीं। 85 86 में तो क्या था कि किसी एक सदन को संबोधित कर सकता था या दोनों सदनों को कर सकता था, लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला है कि असेंबल टूगेदर, यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टूगेदर, यानी कि दोनों सदनों को एक साथ संविध रूप से संबोधित करेगा, यानी कि विशेष संबोधित करेगा। अब बात यह आती है कब करेगा, जब नई सरकार बनेगी जनरल इलेक्शन के बाद उसके प्रारंभ में करेगा, और जब साल का जो भी पहला सेशन होगा प्रत्येक वर्ष का उसके प्रारंभ में करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि समर सेशन साल का पहला सेशन है, तो उसी में बजट रखा जाता है, तो बजट रखने से पहले राष्ट्रपति जो है एक विशेष संबोधन देता है। हालांकि उस विशेष संबोधन के बाद जो है बजट रख दिया जाता है और उसके बाद उस विशेष संबोधन पे डिस्कशन होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में लोकसभा में। तो होता क्या है कि ये जो स्पेशल एड्रेसेस है, अगर हम देखें तो इसमें लिख सकते हो कि स्पेशल एड्रेस, नोट करके लिखोगे आप, स्पेशल एड्रेस प्रिपेयर बाय, ये प्रिपेयर बाय क्या होता है, कैबिनेट। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि वैसे तो इसको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है, कैबिनेट सचिवालय। तो ये जो स्पेशल एड्रेसेस है किसके द्वारा तैयार होता है, ये भाषण, तो इसमें लिख सकती हो मंत्रिमंडल, यानी कि हम लिख सकते हैं इसमें कैबिनेट सचिवालय। विशेष अभिभाषण तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें राष्ट्रपति जो है, क्योंकि ये राष्ट्रपति का कोई यानी कि व्यक्तिगत भाषण तो होता नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये जो स्पेशल एड्रेसेस जो स्पीच है ये राष्ट्रपति का कोई व्यक्तिगत भाषण नहीं है, ये सरकार का भाषण होता है, जिसमें सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट किए, सरकार आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाली है। तो इसको लेकर आपने कई बार देखा होगा कि जैसे केरला में हंगामा हुआ था कोरोना के टाइम में, एक्चुअली में क्या था, इसको लेकर एनआरसी को लेकर बड़ा हंगामा, जो आपका जो नागरिकता संशोधन कानून था उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। ऐसी केरला में क्या था कि समर सेशन था। अब समर सेशन में जब राज्यपाल ने अपना विशेष अभिभाषण दिया तो उसमें जो सरकार ने भाषण दिया था, क्योंकि केरला की सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ थी। अब हुआ क्या
कि वहां पर राज्यपाल ने भाषण बोलते हुए ये बोल दिया कि भाई सरकार जो है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ नहीं हूं, जबकि ये सेंटेंस नहीं लिखा था। तो वहां पर भाई एमएलए का बहुत बड़ा हंगामा हो गया। कुल मिलाकर कई बार हम देखते हैं तो स्टेट्स में बात ये आती है कि विशेष अभिभाषण है किसका, ये सरकार का होता है। सरकार जैसे लिख के भेजती है राज्यपाल को या राष्ट्रपति को, उसी हिसाब से पढ़ना होता है। लेकिन अगर वो अपनी कोई व्यक्तिगत बात जोड़ता है तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे देश में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है कि भाई राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी कोई व्यक्तिगत बात उस भाषण में कह सके। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो हमारा संविधान क्या कहता है ये आपको। अब इसी तरीके से अगर हम कंपैरिजन विद गवर्नर करें तो ये लिख लिया होगा आपने। तो इसी को अगर हम कंपैरिजन विद गवर्नर करें तो बिल्कुल वही बात है। कंपैरिजन ऑफ अगर विद गवर्नर करें तो गवर्नर के साथ अगर हम इसकी तुलना करें तो हमने आर्टिकल 87 लिखा था और उसमें 89 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 176। तो 176 में क्या है, स्पेशल एड्रेस है बाय गवर्नर। तो बिल्कुल वही है कि साल का जो पहला सत्र होगा और चुनावों के बाद नई सरकार का जो भी पहला सत्र होगा उसके प्रारंभ पर राज्यपाल विशेष संबोधन करेगा और इस विशेष संबोधन को राज्य का कैबिनेट तैयार करेगा। और क्योंकि वहां पर कैबिनेट सचिवालय नहीं है तो वहां स्टेट सेक्रेटरीट आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। तो विशेष अभिभाषण की पावर किसके पास होगी, गवर्नर के पास होगी। ओके, समझ में आ गया। तो ये मैंने कंपैरिजन गवर्नर के साथ भी करा दिया आपका। अब चौथी हेडिंग पर चलते हैं, हम अध्यादेश की बात करते हैं। तो लिख लिया होगा। ओके, अब बात आती है ऑर्डिनेंस की, अध्यादेश की। देखिए ऑर्डिनेंस पावर, ये जो ऑर्डिनेंस पावर्स होती है, अध्यादेश शक्तियां या जो अध्यादेश शक्ति है, आपने देखा होगा कि ये प्रेसिडेंट के पास भी होती है और ये गवर्नर के पास भी होती है। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर किस में है, आर्टिकल 123 में है। किसके पास है ये, आर्टिकल 123 में। और गवर्नर के पास ये किस आर्टिकल में है, इसको 213 कर दूं, बस इतना अंतर कर दूं, 213। ये एक तरीके से ये विधायी शक्ति है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है। देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में कानून कौन बनाता है, वो संसद बनाती है। ठीक है, और ये अधिकार संसद का है भी। संसद आती है आर्टिकल 79 में और उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और जब कोई विधेयक रखा जाता है और लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, उसके बाद ही वो बिल कानून का रूप ले पाता है। लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने एक बात को सोचा कि हमारे देश में बहुत सी असाधारण परिस्थितियां भी आ सकती हैं और उन असाधारण परिस्थितियों में ये कार्यपालिका के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो जो है असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए वो कानून बना सके। और यही कारण है कि कार्यपालिका को यह अधिकार दिया गया कि ठीक है, अगर संसद जो है सेशन में नहीं है, दोनों सत्र या कोई एक सत्र
तो देन वहां पर राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का प्रयोग करके केंद्र सरकार की सलाह पर अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश की पावर वही होगी जो एक संसद के बनाए गए कानून की होती है, यानी कि अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनेगा उसका प्रभाव भी वही होगा जो एक संसद के कानून का होता है। लेकिन इसमें बात यहां पर आती है कि भाई सरकार कई बार इसका दुरुपयोग भी करती है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार केस भी गए और कई केस मैं आपको बताऊंगा भी। होता क्या है, पहले थोड़ा ध्यान से सुन लो, फिर मैं उसके बाद लिखवाना शुरू करूंगा। मान लीजिए राष्ट्रपति ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर जो है अध्यादेश पावर का प्रयोग किया, या तो दोनों ही सत्र सेशन में ना हो या एक सत्र सेशन में ना हो, तब भी अध्यादेश का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया और देन अध्यादेश लाके कानून बना दिया। कानून उसी दिन से काम करना शुरू कर देगा जिस दिन राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। मान लीजिए आज की डेट है और आज जो है 10 मार्च है, और कानून में आप ऐसे मान के चलो कि हमारे बीच में से सौरभ भाई साहब जो है राष्ट्रपति साहब हैं और इन्होंने आज एक अध्यादेश जारी किया और कहा कि भाई DK चौधरी सर की क्लास में कोई भी लड़की लाइव क्लास नहीं ले सकती, एडमिशन ही बंद है, यानी कि एडमिशन लेने का अधिकार ही नहीं होगा। और आज से वो कानून हो गया पास। लेकिन ये कानून कब आया? जब दोनों सत्र सेशन में ना हो, यानी कि दोनों, यानी कि कहने का मतलब है सदनों में दोनों सत्र, यानी कि सदन जो है दोनों सदन सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में ना हो, तभी तो लाया जाएगा। लेकिन आप ये भी जानते हो कि 6 महीने के अंदर अंदर तो एक सेशन आ ही जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 85 इस बात को कहता है। तो मान लीजिए कि 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, 6 महीने में तो आना ही आना है। अब सेशन आ गया, तो जब भी सेशन आएगा, चाहे वो 1 महीने बाद आए, 10 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, तो सेशन स्टार्ट होने की पहली डेट से लेकर विदिन 6 वीक, 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट से पास होना भी जरूरी है। दोनों सत्रों से पास हो गया तो कानून बना रहेगा, पास नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑर्डिनेंस का 6 महीने और 6 वीक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बात यह आती है कि सौरभ भाई साहब ने कानून तो बना दिया, लेकिन इनका कानून मनमानापूर्ण है, आर्बिट्रेरी है। इनका कानून जो है नॉट रैशनल है, अयुक्ति युक्त है। तो A.K. राय केस आया था, 1982 का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें यह कहा गया था कि अगर अध्यादेश के थ्रू कोई कानून बनता है और वो रीजनेबल नहीं है, नॉट रीजनेबल है, आर्बिट्रेरी है या अस्पष्ट एम्बिगस है, तो देन ऐसी स्थिति में उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो देन सौरभ भाई साहब ने जो कानून बनाया है कि लड़कियां जो है DK सर की लाइव क्लास नहीं ले सकती, तो देन इसको कोर्ट में चुनौती दे दी गई। कोर्ट ने सौरभ को फटकार लगाई। सौरभ से कहा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि राष्ट्रपति महोदय देखिए, आपके पास संविधान सभा ने जो पावर दी है वो इसलिए दी है कि ताकि कोई कठिन परिस्थितियां हो तो उसमें आप इस कानून का प्रयोग कर सको। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मनमानापूर्ण कानून बनाओगे और हम आपके इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। तो सौरभ भाई साहब का जो कानून था वो रिजेक्ट हो गया, टोटली, बिल्कुल कैंसिल। ठीक है, तो सौरभ भाई आगे से ध्यान रखना कि ऑर्डिनेंस पावर को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ओके, राइट। तो कोर्ट में चुनौती तो दी जा सकती है, और साथ में क्या है कि कोई मनमानापूर्ण कानून है तो उसे जो है कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, राइट। चलो, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसको समझ लेते हैं, ऑर्डिनेंस पावर है क्या। देखिए, मान लीजिए ये प्रेसिडेंट साहब हैं और आपने देखा कि एडवाइस ऑफ, हमने लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर राष्ट्रपति साहब ने ऑर्डिनेंस पावर का यूज किया।
ये राष्ट्रपति राज्यपाल यानी कि ऑर्डिनेंस पावर का। अब बात यहां पर आती है कि इसका प्रयोग कब किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग अगर हम देखें तो कब कब कर सकते हैं। बोथ हाउसेस यानी कि आर नॉट इन सेशन, दोनों सदन सत्र में नहीं है, और दूसरा ओनली वन हाउस इज नॉट या इज इन सेशन, या केवल एक सदन सत्र में है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है कि या तो दोनों सदन सत्र में नहीं है या केवल एक सदन सत्र में है, तो तब भी ऑर्डिनेंस पावर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस पावर का प्रयोग किया और कोई एक्ट यानी कि कानून या लॉ बना दिया, यानी कि कानून या हम कह सकते हैं लॉ बना दिया। अब ये कानून उसी दिन से लागू हो गया जिस दिन सिग्नेचर हुआ। तो जैसे ही सिग्नेचर हुआ तो कानून ने काम करना, यानी कि ये उसी दिन से लागू हो गया। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि सेशन, मान लो माना 3 महीने बाद सेशन यानी कि सत्र आता है। अब ये अवधि मैंने तो माना है 3 महीने, ये 3 वीक भी हो सकता है, मतलब 10 दिन के बाद भी हो सकता है, 20 दिन के बाद, 3 महीने, 6 महीने तक तो हो ही सकता है। अब सत्र जैसे ही स्टार्ट होगा, जब भी सत्र आएगा तो विद इन 6 वीक पास इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ये क्या होना चाहिए, 6 सप्ताह के अंदर पास हो जाना चाहिए। अगर ये पास हो गया तो कानून बना रहेगा, और अगर पास नहीं हुआ तो कानून अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम ये समझे कि नोट करके अगर हम देखें तो मैक्सिमम ऑर्डिनेंस की ड्यूरेशन कितनी होगी, मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है 6 महीने तो यहां लिया जा सकता है, और 6 वीक यहां पर हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीने प्लस 6 वीक होगा, 6 सप्ताह होगा। तो इसका मतलब कानून तो उसी दिन पास हो गया, लेकिन बट जब भी सेशन आएगा, सेशन 10 दिन के बाद आए, 2 महीने के बाद आए, 3 महीने के बाद आए, 4 महीने के बाद आए, हमने 3 महीने मान लिया, लेकिन यहाँ 6 महीने का तो टाइम मिल ही सकता है, क्योंकि 2 सेशन के बीच की अवधि 6 महीने से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो विद इन 6 वीक, 6 सप्ताह के अंदर अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास भी होना चाहिए। पास हो गया तो देन कानून बना रहेगा, पास नहीं हुआ तो अपने आप रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑर्डिनेंस की जो होती है, चाहे वो सेंटर के ऑर्डिनेंस की हो चाहे स्टेट के ऑर्डिनेंस की हो, वो 6 महीने और 6 वीक हो सकती है। ठीक है, राज्यों में ये पावर राज्यपाल के पास होती है आर्टिकल 213 के तहत, और सेंटर में ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। बिल्कुल सेम तरीका वही है। ठीक है, तो स्टेट में भी अगर हम देखेंगे तो गवर्नर एडवाइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होगा, ऑर्डिनेंस पावर का यूज करेगा। वहां पर भी दोनों सदन सत्र में नहीं है या फिर केवल एक सदन सत्र में है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर भी गवर्नर ऑर्डिनेंस लाके कानून बना सकता है। ठीक है, लिख लीजिए।
हो गया, लिख लिया? हो गया? अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की सेम पावर है। यहां पर अगर हम देखें तो अब आती है ऑर्डिनेंस पावर की फीचर्स, विशेषताएं। अध्यादेश शक्ति की विशेषताएं। देखिए, यहां पर समझने का प्रयास करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे पहली बात तो हम कहें कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, दोनों की मैं बता रहा हूं यहां पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल, बोथ यानी कि दोनों। पहली बात तो ये, अगर हम देखें तो ये भूतलक्षी प्रभाव व भविष्यलक्षी दोनों पर लागू होता है। ठीक है? तो ये भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव दोनों पर लागू होता है, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, दोनों पर लागू है। ये दोनों चीजें आप जानते हो कि देखो, भूतलक्षी प्रभाव का मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कानून है और वो जिस दिन कानून बना उससे पहले की किसी पूर्व तिथि से अगर उसको लागू किया जाता है तो इसको हम भूतलक्षी प्रभाव यानी कि भूतलक्षी प्रभाव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, टैक्स के बहुत से कानून ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी बनते हैं और उनको पूर्व की तिथि से लागू किया जा सकता है। जैसे आज 10 मार्च 2023 है और 10 मार्च 2022 से उसको लागू कर दिया, एक साल पहले की पूर्व, तो इसको मतलब कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव। भविष्यलक्षी का मतलब उसी दिन या उसके आने वाली किसी अन्य तिथि से लागू करें, तो इसको हम यानी कि ये जो अध्यादेश के थ्रू जो कानून बनता है वो बिल्कुल जैसे संसद के पास पावर होती है कि वो भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों प्रभाव के साथ कानून बना सकती है, ऐसी ऑर्डिनेंस के थ्रू भी दोनों प्रभाव के साथ कानून बन सकता है। ठीक है? दोनों पर लागू है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। दूसरा, अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है, यानी कि ऑर्डिनेंस कैन रिटर्न, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा सेंटर का ऑर्डिनेंस और राज्यपाल के द्वारा, तो ऑर्डिनेंस कैन रिटर्न यानी कि कहने का मतलब है कि इसको कभी भी रिटर्न किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, अध्यादेश द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता,
अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय ऑर्डिनेंस। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है, यानी कि कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है, ये जुडिशल रिव्यू के दायरे में आता है। पांचवा, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है, मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने प्लस 6 वीक। छठा पॉइंट अगर हम देखें तो ऑर्डिनेंस पावर द सेम इफेक्ट अध्यादेश संसदीय कानून देखो यहां पर लिखने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश लाके कानून बनाता है तो उसका प्रभाव वही होगा जो एक संसदीय कानून का होता है, और राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश लाके कानून बनाता है तो उसका प्रभाव वही होगा जो एक राज्य विधायिका कानून का होता है, ये कहने का मतलब है। और ये क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति होती है वो संसद की सहविस्तारी होती है, ठीक है, यानी कि को एक्सटेंशन होती है। कहने का मतलब है कि जिन मामलों पर संसद कानून बना सकती है उन मामलों पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लाके कानून बना सकता है। दूसरी बात, राज्य विधानमंडल में देखें तो जिन मामलों पर जो है राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है उन्हीं मामलों पर राज्यपाल ऑर्डिनेंस लाके जो है कानून बना सकता है। लेकिन बात ये आती है कि चलो हमने कुछ विशेषताएं तो समझ ली कि भाई ये भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों प्रभाव पर लागू होता है, अध्यादेश को कभी भी वापस लिया जा सकता है, अध्यादेश द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ये जुडिशल रिव्यू के दायरे में आता है, इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ प्लस 6 वीक होगा, और अध्यादेश शक्ति का प्रभाव वही होगा जो एक संसदीय कानून या राज्य विधायिका कानून का होता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे बहुत अच्छे से। अरे लिखे कि नहीं लिखे? ठीक है, एक और चीज आप लिख सकते हो, अगर हम 7वां पॉइंट देखें, ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से नॉट डिस्क्रिशनरी पावर है, ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति नहीं। लिख लीजिए।
हो गया। देखिए, अब हम जुडिशल कुछ एस्पेक्ट देख लेते हैं, न्यायिक। जुडिशल न्यायिक कार्रवाई, कुछ इसके जुडिशल एस्पेक्ट देखते हैं कि कोर्ट में कौन कौन से केस आए। जैसे आपने देखा होगा कि एक आरसी कूपर वर्सेस एक यूनियन ऑफ इंडिया केस था, ये 1970 का केस था। एक दूसरा केस देखें तो डीसी एक वाधवा वर्सेस एक बिहार स्टेट केस था। और इसको अगर हम देखें तो ये केस कब 1987 का केस था। तीसरा केस अगर हम देखें तो एक कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार राज्य था। एक ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस था, भारत संघ। और एक था सतपाल उंग वर्सेस पंजाब राज्य केस। देखो, इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आरसी कूपर वाद जो था एक्चुअली में था क्या, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण था उससे संबंधित था। और 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और यहां पर इसमें यह बोला गया कि व्यक्तिगत समाधान नहीं, अध्यादेश राष्ट्रपति का व्यक्तिगत समाधान नहीं हो सकता। देखो, सबसे पहले तो हम बहुत अच्छा केस है आरसी कूपर वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया केस, भारत संघ केस था। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था अध्यादेश लाके। तो कोर्ट में इसको चुनौती दी गई, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रपति का कोई व्यक्तिगत समाधान नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत समाधान का मतलब ये है कि इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यानी कि ये नॉट पर्सनल सेटिस्फिकेशन की बात की। और डीसी वाधवा वर्सेस बिहार राज्य केस अगर हम देखें तो आकस्मिक परिस्थितियों में इसमें यह बोला गया कि अध्यादेश का प्रयोग आकस्मिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। कि इसका प्रयोग तभी होना चाहिए जब इसकी जरूरत हो। आकस्मिक परिस्थितियों का मतलब सर्किमस्टांसेस हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्किमस्टांसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब इसका प्रयोग होना चाहिए। आपने देखा होगा कि 1967 से लेकर 1981 के बिटवीन बिहार में 256 बार अध्यादेश का प्रयोग हुआ। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि बिहार का केस था
और ये हकीकत में हुआ भी था कि 1967 से 1981 के बिटवीन बिहार में 256 बार ऑर्डिनेंस शक्ति का प्रयोग किया गया। तो यहां पर कोर्ट ने ये माना कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस की पावर है जो दी गई है हमारे संविधान में, ये इसलिए दी गई है कि ताकि अगर कोई असाधारण परिस्थिति है तब इसका प्रयोग होना चाहिए। ये थोड़ी कि आप मतलब एक सिंपली जब विधानसभा में किसी बिल को आप विधानमंडल में पास करा सकते हो, संसद में पास करा सकते हो, तो फिर वहां पर आप इसको पास क्यों नहीं करा रहे? तो इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। और ये वाकई अपने आप में डीसी वाधवा वर्सेस बिहार राज्य केस था और फटकार लगाई थी राष्ट्रपति और राज्यपाल को, यानी कि राज्यपाल को। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल और देखो दिखा सुनाता हूँ। 2014 जब बीजेपी की सरकार आई तो लगभग मई के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उनका जो पहला सेशन था वो था मानसून सेशन। अब जब मानसून सेशन खत्म हो गया तो उसके बाद जो लैंड एक्विजिशन बिल एक लाया गया और वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बना दिया गया। उसके बाद जब अब सेशन आता है विंटर सेशन, तो उसमें हुआ ये कि लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और उसके बाद उसने जब सेशन खत्म हुआ फिर से ऑर्डिनेंस लाके राष्ट्रपति के थ्रू जो कानून फिर से बना दिया। फिर अब 2015 का जब पहला सेशन आता समर सेशन में, फिर वही हुआ कि लोकसभा में फिर पास हुआ, राज्यसभा में कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। लेकिन बीजेपी फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और फिर से तीसरी बार ऑर्डिनेंस लाके फिर से कानून बना दिया। अब समर सेशन फिर मानसून सेशन 2015 का आया, फिर उसमें वही हुआ कि लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में फिर से रिजेक्ट हो गया, फिर वो बीजेपी लेके नहीं आई। तो कई बार क्या होता है कि ऑर्डिनेंस का दुरुपयोग इसी टाइप से होता है और बिहार में भी इसी तरीके से हुआ कि बार बार वो रिजेक्ट हुआ लेकिन बार बार ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर ने बार बार उसको कानून बना दिया। क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू जो कानून होता है उसका प्रभाव वही होता है जो एक तरीके से संसदीय कानून का होता है या राज्य विधानमंडल कानून का होता है। तो कई बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका होती है वो ऑर्डिनेंस का दुरुपयोग करती है और मनमाने तरीके से जो है वो एक तरीके से जो ऑर्डिनेंस लाके अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जुडिशरी ने स्पष्ट कहा है कि भाई अगर कोई अध्यादेश के थ्रू, यानी कि अध्यादेश जो है वो मनमाना पूर्ण नहीं हो सकता और उनका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कृष्ण कुमार केस वर्सेस बिहार राज्य में। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। तो यहाँ पर इसमें बोला तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता, तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता। कि जब आवश्यकता हो तभी इसका प्रयोग होना चाहिए, यानी कि नीड ऑफ इमीडिएट एक्शन, तभी इसका प्रयोग होना चाहिए। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता के संदर्भ में यानी कि इसका प्रयोग होना चाहिए। ए के राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह बोला गया कि अध्यादेश जो है अस्पष्ट, मनमाना, अयुक्तियुक्त नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि नॉट एम्बिगस, आर्बिट्रेरी एंड इरेशनल। ठीक है, अब सतपाल उंग वर्सेस पंजाब राज्य का भी केस मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या बोला गया था कि पंजाब में राज्यपाल द्वारा
नया सत्र लाया गया। अब इसको देखो ना, तो सतपाल उंग वर्सेस, इसको केस को थोड़ा सा अच्छे से सुनिए। देखिए पंजाब में क्या हुआ था, मुझे वो डेट तो याद नहीं आ रही, लेकिन सतपाल उंग वर्सेस जो पंजाब राज्य केस है, सो सतपाल उंग जो है विधानसभा अध्यक्ष थे वहां पर। अब हुआ क्या कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो बजट है उसको रोक दिया, यानी कि कहने का मतलब है वो एडजन लेके आ गए और अनिश्चित टाइम के लिए एडजन यानी कि स्थगन ला दिया गया। अब इससे क्या होगा कि भाई बजट को पास होने में तो अब टाइम लगेगा, ये समर सेशन की बात थी और अस्थायी टाइम के लिए कर दिया, तो इसका मतलब अब बजट पास नहीं हो पाएगा। तो हुआ क्या कि हुआ ये कि जो राज्यपाल था उसने, क्योंकि राज्यपाल सत्र को ला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है, तो राज्यपाल ने सत्र को कर दिया खत्म, ठीक है, और नया सत्र लेके आ गए, नया सेशन लेके आ गए, और जो डिप्टी स्पीकर थे उनको जो है एक तरीके से अध्यक्षता की भूमिका दी गई। फिर बजट रखा गया और फिर बजट को पंजाब में पास कराया गया। तो ये सतपाल उंग भाई साहब पहुंचे कहां पर, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष थे, कि भाई राज्यपाल ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। तो देन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि नहीं, ये राज्यपाल का एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि बजट अगर पास नहीं होगा तो सरकार की जो कार्यक्रम हैं वो काफ़ी प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आगे पैसा नहीं पहुंचेगा। तो देन राज्यपाल ने बिल्कुल सही कदम उठाया है कि अध्यादेश लाके इस सत्र को समाप्त किया और नए सत्र को लेके आए। तो ये किसी भी तरीके से कोई गलत कार्रवाई राज्यपाल की नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ अध्यादेश को सही माना गया था, ऑर्डिनेंस को सही माना गया। तो ये केस था एक्चुअली में। तो मैंने आपको बताया कि आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर था, जिसमें कहा गया कि अध्यादेश राष्ट्रपति का कोई पर्सनल सर्टिफिकेशन नहीं है, इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। डीसी वाधवा वर्सेस बिहार राज्य केस 1987 का के आकस्मिक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्किमस्टांसिस है वहीं पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और 1967 से 1981 के बीच में बिहार में 256 बार अध्यादेश का प्रयोग हुआ और इसी वजह से इसको लाया गया था। फिर एक कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार राज्य केस 2017 में ये कहा गया कि नीड ऑफ इमीडिएट एक्शन, अगर अध्यादेश का प्रयोग वहां होना चाहिए जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता के संदर्भ में। फिर यहाँ पर ए के राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982 में कहा गया कि अध्यादेश वो एम्बिगस, आर्बिट्रेरी और इरेशनल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और सतपाल उंग वर्सेस पंजाब राज्य केस में कि पंजाब में राज्यपाल ने अध्यादेश द्वारा नया सत्र, पंजाब में राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा नया सत्र लाया गया, ठीक है। बस ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा। तो यहाँ पर एक मैंने जुडिशल एस्पेक्ट आपको बता दिया। अब बात आती है कि इसके बाद क्या है, वीटो पावर है। तो यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया? कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपके? क्यों बेटा, थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए आप लोग, मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। अभी मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के, रुकिए। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैंने राष्ट्रपति और राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर बिल्कुल मिक्स बता दी है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है ऑर्डिनेंस लाके कानून बना सकते हैं अपने अपने जुरिडिक्शन में, और एक तरीके से हम राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का प्रभाव वही होगा जो किसका प्रभाव होगा, जो एक संसद के कानून का प्रभाव होता है। ऐसी राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का प्रभाव वही होगा जो राज्य विधायिका के कानून का होता है, क्योंकि इसको जो है एक तरीके से को एक्सिस्टेंस माना गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की एक तरीके से विधायी शक्तियां हैं, और वो राष्ट्रपति की ये विधायी शक्ति जो है एक संसद के सविधायिनी मानी गई है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि को हम कह सकते हैं कि सविस्तारी है, को एक्सटेंशन है, क्लियर है। अब दूसरी बात, संविधान संशोधन के मामले पर ऑर्डिनेंस पावर का प्रयोग नहीं हो सकता। भूतलक्षी भविष्यलक्षी प्रभाव दोनों पर ही लागू है। 6 महीने और 6 वीक का मैक्सिमम टाइम हो सकता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस को कभी भी वापस लाया जा सकता है। ये उसकी स्वविवेकी पावर, राष्ट्रपति राज्यपाल की स्वविवेकी पावर नहीं है,
ठीक है, और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जुडिशल रिव्यू इस पर लाया जा सकता है। और मैंने उसके केस भी बता दिए, डीसी वाधवा केस बताया, मैंने आरसी कूपर वाद बताया, फिर मैंने इसके AK राय केस बताया, सतपाल उंग केस बताया, और साथ में एक केस मैंने आपको कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार राज्य केस आपको बता दिया है। यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अगर हम आगे के पॉइंट देखें तो अगला हमारी जो क्लास होगी वो वीटो पावर की, साथ में इसमें भी वीटो पावर बची है, अन्य पॉइंट भी बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो ये विधायी शक्तियां हैं इनके हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।